हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यानी कि आज से हम न्यायपालिका स्टार्ट करने वाले हैं, जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है 124 से 147। और जैसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लगभग हमारी हाफ पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और मेजरली क्वेश्चन जो है वो यहीं तक बनते हैं और आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम आगे करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कब हुई? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसको रिप्लेस किया? जब ब्रिटिश टाइम में प्रीवी काउंसिल होती थी, प्रीवी काउंसिल और जो फेडरल कोर्ट थे, जो संघीय न्यायालय थे भारत में, उनको रिप्लेस करके उनका स्थान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यही हमने लिखा है, ऑन 28 जनवरी 1950 द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड। द सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड प्रीवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को प्रीवी काउंसिल और संघीय न्यायालय का उन्होंने स्थान लिया, उनको रिप्लेस किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इनसे संबंधित आर्टिकल स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 और इसमें हम 6 आर्टिकल पढ़ेंगे, 124 1 से लेके 126 6 तक। तो 124 1 मेनली ये बताता है कि भारत में एक तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? सर्वोच्च न्यायालय प्लस ये हमें उसकी स्ट्रेंथ को बताता है कि उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी जजेस की, न्यायाधीशों की संख्या। ये बताता है 124 1। तो जब हमारा संविधान लिखा गया उस समय न्यायाधीशों की संख्या रखी गई, एक तो उसमें होगा चीफ जस्टिस, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 7 होंगे अन्य न्यायाधीश, प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। कितनी संख्या रखी गई? 1 + 7 की। उसके बाद उसमें यह कहा गया कि संसद जो है, संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। और वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है, एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य जज। तो कितने हैं? 34 जज वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। ये हो गई आर्टिकल 124 1 की बात। तो आर्टिकल 124 में 24 1 में हमने देखा देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। देयर विल बी 7 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस, 1 + 7। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, संसद जो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। और वर्तमान में कितने हैं? 33 + 1 34 जज हैं और 34 जो मैक्सिमम संख्या है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद है अनुच्छेद 124 2। तो आर्टिकल 124 2 है वो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और सीजेआई से परामर्श लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेके वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये तो है सिंपल सी बात जो कि 124 2 में लिखी गई है। अब इसमें यह लिखा गया था कि राष्ट्रपति सीजेआई से परामर्श करके इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब इस परामर्श के चक्कर में इसमें 3 केस हो जाते हैं। तो न्यायाधीशवाद है 3, वो हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, उसमें समझ लेते हैं अच्छे से। तो परामर्श से तात्पर्य की बात करें तो सबसे पहला केस आया प्रथम न्यायाधीशवाद। कौन सा था? प्रथम न्यायाधीशवाद। ये आया था 1982 में। ये पहला केस था परामर्श से संबंधित। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुच्छेद 124 है उसकी व्याख्या की और ये कहा कि परामर्श से अर्थ ये है, परामर्श का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति और सीजेआई से परामर्श लेगा। तो राष्ट्रपति और सीजेआई के मध्य विचारों का आदान प्रदान,
कि वो दोनों अपने विचार जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति अपना फैसला लेंगे। मध्य विचारों का आदान प्रदान, ये कहा फर्स्ट केस में। इसमें क्या कहा कि सीजीआई ने जो सलाह दी है वो बाध्यकारी नहीं होगी राष्ट्रपति के लिए, ये बाध्यकारी नहीं होगी। ये तो कहा फर्स्ट केस में। उसके बाद दूसरा केस आता है 1993 में, 1993 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो पहले फैसला दिया था उसको पूरा का पूरा उलट दिया उन्होंने। इसमें उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति, सीजीआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज जो हैं उनसे सलाह लेके जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। और इन्होंने जो सलाह दी है वो क्या होगी, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ये कह दिया 1993 में। और यदि राष्ट्रपति सलाह को नहीं मानते हैं तो उनको कारण बताना होगा कि वो इस सलाह को क्यों नहीं मान रहे हैं। तो एक तरह से हम देखें तो इसी टाइम में कोलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, लेकिन कोलेजियम शब्द का प्रयोग इन लोगों ने नहीं किया उस समय में। उसके बाद तीसरा केस आया 1998 में। कब आया, 1998 में। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक तो सीजीआई प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। 93 में 2 बताए थे, और इसमें क्या कहा कि 4 सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट। तो इन 5 लोगों का एक कोलेजियम होगा, और राष्ट्रपति इनसे सलाह लेके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। और ये सलाह क्या होगी, बाध्यकारी होगी। और यदि इसको नहीं मानते हैं तो कारण भी बताना होगा। यह कहा 1998 में। तो पहला केस था, उसमें क्या कहा कि परामर्श का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति और सीजीआई के बीच में विचारों का आदान प्रदान, सीजीआई की सलाह बाध्यकारी नहीं है। 1993 में कहा कि सीजीआई और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज इन तीनों से सलाह लेके न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन सलाह बाध्यकारी होगी। और सलाह नहीं मानते तो कारण बताना होगा। और 1998 में दी कोलेजियम व्यवस्था, उन्होंने कोलेजियम शब्द का प्रयोग किया पहली बार। उसमें यह कहा कि एक तो सीजीआई होंगे और 4 अन्य जज होंगे, 5 लोगों का एक कोलेजियम होगा। वो राष्ट्रपति को सलाह देगा और उनकी सलाह बाध्यकारी होगी, और कारण बताना पड़ेगा अगर इनकी सलाह राष्ट्रपति नहीं मानते हैं। तो ये 3 केस है। उसके बाद आगे चलें, आर्टिकल 124(3). 124(3) बताता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी योग्यता के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसके लिए एक कंडीशन तो ये है कि या तो वो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, दूसरी है कि या 10 साल तक वो हाई कोर्ट में क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो, वकील रहा हो। ठीक है। या फिर राष्ट्रपति को यह लगता है कि ये कानून का अच्छा जानकार है, राष्ट्रपति की राय में क्या हो, एक प्रख्यात विधिवेता हो, कि उसको कानून का बहुत अच्छा नॉलेज हो। इन तीनों में से यदि कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं, या तो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये एक प्रख्यात विधिवेता है। और इसके साथ इनके कार्यकाल की बात कर लें तो इनका कार्यकाल संसद निर्धारित करती है। सुप्रीम कोर्ट का जज का कार्यकाल जो होता है वो संसद निर्धारित करती है, और एज होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष की एज में वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 124(4). 124(4) बताता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए 2 कारण हो सकते हैं कि किस आधार पर उनको हटाया जाएगा। तो या तो वो क्या हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, कि उन्होंने कोई मिसबिहेव किया हो, सिद्ध कदाचार, या फिर वो अक्षम हो, क्या हो, इन कैपेसिटी हो या इनकम्पिटेंट हो
उस पोस्ट के लिए। तो इन दो कंडीशन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसके लिए एक रिमूवल मोशन लाया जाता है पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति इनको हटाएंगे। तो इनका रिमूवल मोशन लाने के लिए या हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहले जब हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रस्ताव पर लोकसभा में 100 सदस्य, कितने, लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य साइन करके ये प्रस्ताव देंगे स्पीकर को। किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। और यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य साइन करके किसको देंगे? चेयरमैन को, सभापति को देंगे। ये तो होगी प्रस्ताव लाने के बाद। अब स्पीकर या सभापति को जब ये प्रस्ताव दिया जाएगा तो या तो जो अध्यक्ष या स्पीकर है वो उसको स्वीकार कर सकते हैं या उसको अस्वीकार कर सकते हैं। उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको एडमिट कर ले मोशन को या रिफ्यूज कर दे। यदि वो उसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जांच समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3 सदस्य। अब ये 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? पहले होते हैं या तो सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज, सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज। दूसरे होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट के हो सकते हैं। तीसरा है कोई विख्यात विधिवेता हो, कोई कानून का जानकार हो। ये 3 लोग जो हैं इस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो ये जांच कमेटी बैठती है, ये फिर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनकी जांच करती है, और यदि ये जो इन पर एलिगेशन लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के जज पर, उनको यदि सही लगते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तो उसके बाद ये जो प्रस्ताव है वो आएगा संसद में। संसद में आएगा और संसद में आने के बाद संसद में ये विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों के इस पे हस्ताक्षर होने चाहिए। अब दोनों सदन से विशेष बहुमत से पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इसको अप्रूव कर देंगे और उनको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि दो तो इसके लिए कंडीशन है हटाने के लिए, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकेपेसिटी हो। हटाया जाएगा प्रेसिडेंट के बाद पास, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से, और उसके लिए पार्लियामेंट में रिमूवल मोशन लाया जाता है। रिमूवल मोशन लाने के लिए कंडीशन ये है कि लोकसभा में तो 100 मेंबर साइन करके स्पीकर को दे, और यदि राज्यसभा में लाया जाए तो 50 मेंबर साइन करके चेयरमैन को दे। उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि उसको स्वीकार कर लिया जाए तो एक जांच समिति बनती है 3 सदस्यों की, जिसमें कि पहले मेंबर तो होते हैं तो सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, दूसरा होता है किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा कोई भी विख्यात विधिवेता हो सकता है। अब ये जांच कमेटी इनके आरोपों की जांच करेगी। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद इसको विशेष बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देगी, और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये रिमूवल मोशन जो है वो पास हो जाएगा और जो न्यायाधीश है उनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 124(5). 124(5) बताता है सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ के बारे में कि ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। किसके समक्ष लेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। ये हो गया 124(5). और 124(6) बताता है दे कांट डू प्रोवाइड प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस वंस हैज बीन प्लेस्ड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा उसके बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि वो किसी भी निजी मामले में जो है वो कोई भी केस नहीं लड़ सकते हैं। ये बताता है 124(6). तो ये आर्टिकल 124 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 बताता है वेतन भत्तों के बारे में कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, उनकी पेंशन, उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी। तो ये बताता है अनुच्छेद 125। इनके वेतन भत्ते जो है वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है।
वर्तमान की बात करें, वर्तमान में सीजेआई का वेतन है 2,80,000 रुपए। कितना है? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश हैं, उनका है 2,50,000। और पेंशन मिलती है उनकी सैलरी का 50%। तो ये है आर्टिकल 125। उसके बाद आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजेआई, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। किसकी नियुक्ति? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? तो या तो सीजेआई का पद रिक्त हो, क्या हो? या तो सीजेआई का पद रिक्त हो, या किसी भी कारण से सीजेआई अनुपस्थित हो। क्या हो? अनुपस्थित हो, या वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो। क्या हो? अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। इन कंडीशन में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और वो करते हैं राष्ट्रपति। 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट में अपॉइंट एक्टिंग सीजेआई, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त है, या किसी भी कारण से वो अनुपस्थित हैं, या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में असमर्थ हैं। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति एक्टिंग सीजेआई की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। अब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? तदर्थ यानी कि टेम्पररी, आप कुछ समय के लिए किसी को जो है जज बना रहे हैं। तो यदि कोरम में कमी है जजेस की, कि एक फिक्स संख्या होती है कि यदि ये आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका कोरम कंप्लीट माना जाएगा। कोई भी मीटिंग होनी है या कोई भी आपका सेशन है, उसके लिए एक फिक्स संख्या होती है कि इतने जजेस उसमें उपस्थित होने चाहिए। यदि उसमें कमी होती है तब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में आप एडहॉक जज नियुक्त कर सकते हैं। ये होती है, इसमें इनकी नियुक्ति करते हैं सीजेआई। कौन करता है? सीजेआई। और राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेके, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेके एडहॉक जज की नियुक्ति की जा सकती है। अब जिनको सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनाया जाएगा तो वो बनाया जाता है हाई कोर्ट के जज जो होते हैं। हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और जिस जज को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनाया जाएगा तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के समान क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए फुलफिल होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन भी उस हाई कोर्ट जज के पास होनी चाहिए। और जिस हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज बनाया जाएगा वहां के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेनी होती है। तो आर्टिकल 127 में हमने क्या बात की? आर्टिकल 127 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। इनकी नियुक्ति की जाती है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सेशन चलाने के लिए, कोई सत्र चलाने के लिए यदि गणपूर्ति में कमी है तो आप किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का एक बार एडहॉक जज बना सकते हैं। और जिस हाई कोर्ट के जज को आप एडहॉक जज बना रहे हैं उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। और जिस राज्य के हाई कोर्ट के जज को आप एडहॉक जज बना रहे हैं वहां के मुख्य न्यायाधीश से भी आपको सलाह लेनी होती है। और राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेके भारत के मुख्य न्यायाधीश एडहॉक जज की नियुक्ति करते हैं। ये हो गया आर्टिकल 127। आर्टिकल 128 की बात करें, आर्टिकल 128 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, कोई न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद भी उनकी नियुक्ति कुछ समय के लिए की जा सकती है यदि आवश्यकता लगती है। तो यदि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत अधिक वर्कलोड है या बहुत अधिक कार्यभार है तो ऐसी स्थिति में रिटायर्ड जज की वापस नियुक्ति की जा सकती है यदि अधिक कार्यभार हो तो। और नियुक्ति कौन करेंगे?
सीजेआई करेंगे, सुप्रीम सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और राष्ट्रपति से अनुमति लेके। इसमें भी राष्ट्रपति से आपको पूर्वानुमति लेनी होती है, और जिस सेवानिवृत्त जज को आप वापस अपॉइंट कर रहे हैं उनसे भी आपको सहमति लेनी होगी। ये तो होगी अपॉइंटमेंट के बाद। अब इनके वेतन भत्ते क्या होंगे? तो इनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कौन करेंगे? राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, और अधिकतम 2 साल तक इनको अपॉइंट किया जा सकता है। 2 साल से अधिक इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 128 क्या बताता है? अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेके, और जिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपॉइंट किया जा रहा है दोबारा, उनसे भी सहमति लेनी होगी। और ये वापस अपॉइंट क्यों किया जाता है? यदि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत अधिक कार्यभार है तो उस स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। इनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, और अधिकतम 2 साल तक के लिए ही इनको वापस दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकते। तो ये हो गया आर्टिकल 128। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 बताता है सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय से हमारा क्या तात्पर्य है? अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया, कोई भी फैसला दिया, तो वो सुप्रीम भारत का जो भी राज्य क्षेत्र है, भारत के पूरे टेरिटोरियल रीजन में वो मान्य होगा। भारत के अन्य राज्य क्षेत्र में जो भी न्यायालय हैं वो उसमें उसको एक तरह से रिकॉर्ड के रूप में उसको माना जा सकता है। अन्य सभी न्यायालयों के लिए क्या होगा? अनुकरणीय होगा, अनुकरणीय होगा। तो इसके आधार पर क्या है कि वो भी अपने और फैसले इस पर दे सकते हैं। इसके आधार पर अन्य निर्णय दिए जा सकते हैं, इसको बेस बनाकर अन्य निर्णय दिए जा सकते हैं जो और भारत में न्यायालय हैं। आर्टिकल 129 क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो उसको एक तरह से एज ए रिकॉर्ड माना जाएगा। उसके आधार पर भारत के जो अन्य न्यायालय हैं वो उसको एक आधार बनाकर अन्य फैसले दे सकते हैं। तो ये बताता है आर्टिकल 129। आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 बताता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी इन दिल्ली, कि सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय, उसका स्थान कहाँ होगा? दिल्ली में। दिल्ली में ये तो बताया है संविधान में। संविधान में कहाँ बताया? दिल्ली में। लेकिन यदि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो किसी अन्य न्यायाधीश पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करना चाहते हैं, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो है किसी अन्य स्थान पर वो स्थापित करना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रपति से अप्रूवल लेके इसको स्थापित कर सकते हैं, राष्ट्रपति से अनुमति लेके। ये पावर देता है संविधान सीजेआई को। तो आर्टिकल 130 क्या बताता है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी इन दिल्ली, कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। लेकिन संविधान ये अधिकार देता है मुख्य न्यायाधीश को कि वो राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेके सुप्रीम कोर्ट का अन्य स्थान भी बना सकते हैं। ये है आर्टिकल 130। तो यहां तक हमारे 130 आर्टिकल कंप्लीट हो गए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। कल से हम देखेंगे ज्यूरिसडिक्शन, उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो इसको रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।